दोस्तों, क्या मोदी को हराया जा सकता है? और क्या मोदी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है? और अगर हरा सकती है तो क्या कांग्रेस के पास मोदी को हराने की वो चुनावी मशीन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस चुनावी मशीन को चलाने के लिए राहुल गांधी के पास कोई चाणक्य है, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है? अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार राहुल गांधी को सुनते हैं। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। अब राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। सही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, क्योंकि उसके पास राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है। और अगर सरकारों की बात करूं तो आज इस हालत में भी कांग्रेस के पास 7 राज्यों में, 7 स्टेट्स में, या तो खुद की सरकार है या गठबंधन की सरकार है। और देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता ना हो। लेकिन सच्चाई यह भी है कि मोदी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोदी अकेले नहीं लड़ते, बल्कि मोदी का एक पूरा सिस्टम चुनाव लड़ता है। एक ऐसा सिस्टम जिसकी बागडोर इन साहब के हाथ में रहती है। यानी जीतते चुनाव मोदी हैं, पर पर्दे के पीछे पटकथा कोई अमित शाह लिख रहा होता है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अगर मोदी जी के पास अमित शाह हैं तो फिर राहुल गांधी का अमित शाह कौन है? क्या राहुल गांधी के अमित शाह मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या फिर पार्टी चलाने वाले कांग्रेस की लगाम जिनके हाथ में केसी वेणुगोपाल चाणक्य हैं, या फिर जयराम रमेश हैं, या जादूगर अशोक गहलोत हैं, या भूपेश बघेल हैं, या फिर खुद राहुल गांधी की बहन प्रियंका है? हु इज द चाणक्य? अब दोस्तों, सवाल यह भी है कि राहुल गांधी का क्या कोई चाणक्य यानी कोई रणनीतिकार, कोई स्ट्रैटेजिस्ट है या नहीं है? इस पर तो मैं परते खोलने जा ही रहा हूं, बड़ा खुलासा भी आज करूंगा इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इतिहास पीछे मुड़कर देखें, हिंदुस्तान की सियासत का अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हर बड़ा नेता, जितना भी बड़ा नेता हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजिस्ट था। मैं चंद्रगुप्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज़ाद हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप नेहरू जी देखें, नेहरू जी के पीछे साए की तरह हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर नेहरू एक विजन थे इंडिया के, तो संगठन चलाने वाला जो व्यक्ति था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उनके पीछे के चाणक्य जाहिर तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी थे। इवन सोनिया गांधी की अगर आप बात करें तो सोनिया गांधी के पीछे जो सारी स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी, जिसने 2 बार 2004 और 2009 में बीजेपी को धूल चटाई, उस सोनिया गांधी के पीछे यह शख्स था, अहमद पटेल। अब अगर राहुल गांधी की बात करें तो पर्सनल एफर्ट्स की जहां तक बात है, राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पिछले कुछ सालों में, बरसों में इतनी मेहनत जमीन पर, ऑन ग्राउंड, शायद ही विपक्ष के किसी नेता ने की होगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो 2023 में जिस तरह से राहुल गांधी ने केरल से कश्मीर नापा, और वो भी सड़क चलते हुए, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था 2024 के इलेक्शन का। और राहुल गांधी के इसी एफर्ट, ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसका इंपैक्ट ये हुआ कि 2024 में जो कांग्रेस पहले 50 सीटों पर खड़ी थी, वो 100 सीटों तक पहुंची। और अगर शायद यहां पर कोई अमित शाह, कोई चाणक्य, कोई स्ट्रैटेजिस्ट राहुल गांधी के पीछे होता, तो 50 सीटें और बढ़ती कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस हो सकता है 150 पार करती। और अगर कांग्रेस 150 पार होती तो मोदी जी 240 की जगह 190 पे उतरते ही नहीं, कुर्सी से भी उतरते। अब सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने मेहनत भी बहुत की, इलेक्शन भी मजबूती से लड़ा, नरेटिव भी सेट किया। लेकिन फिर भी अगर आप राज्य देखें तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, गुजरात है, ऐसे कई राज्य हैं जहां जमीन पर कांग्रेस का संगठन नदारद था। और एक मजबूत चुनावी रणनीति के एब्सेंस में बाजी कांग्रेस के हाथ से निकलती चली गई। जैसे मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ देखें,
11 सीटें थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली। मध्य प्रदेश में 29 सीटें थी, गढ़ है कांग्रेस का 0, 0। उत्तराखंड गढ़ रहा है, स्ट्रेट फाइट बीजेपी 5 सीट 0। हिमाचल प्रदेश अभी भी सरकार है, अभी भी नेटवर्क सबसे बड़ा कांग्रेस का है, 0 सीट। दिल्ली में 7 की जगह 0, गुजरात में 26 में सिर्फ 1। और सच्चाई यह है, कड़वी सच्चाई यह है कि एब्सेंस ऑफ लोकल लीडर्स नेटवर्क, इसका असर दोस्तों ये हुआ कि इन राज्यों की जिनके मैंने नाम गिनाए 82 सीटें थी, 82 मिली कितनी, सिर्फ 2। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को जहां जहां सपोर्ट मिला, स्टेट लीडरशिप का, स्टेट नेटवर्क का, जहां पर बूथ मैनेजमेंट अच्छा था, संगठन का ढांचा ठीक तरह से खड़ा किया था, लोकल लीडर्स अच्छे थे, वहां पर आप परिणाम देखें। मिसाल के तौर पर हरियाणा देखें, जहां 10 में से 5 सीट कांग्रेस के खाते में गई। राजस्थान जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, झगड़ा हो रहा था गहलोत का, सचिन पायलट का, लेकिन परिणाम जब आया, मजबूत स्टेट लीडरशिप थी, सपोर्ट था राहुल को, 8 सीटें ली। महाराष्ट्र में बीजेपी 9 सीटों पर रह गई, कांग्रेस 13 सीटों पर चली गई। और तेलंगाना में 17 में 8 सीट राहुल गांधी के खाते में गई। अब दोस्तों, कांग्रेस में कुछ नेता हैं, और खासकर राहुल गांधी के इर्द गिर्द कुछ नेता हैं जो हमेशा यह तर्क देते हैं कि साहब कांग्रेस इस वजह से हार रही है क्योंकि मोदी ने सारे सिस्टम पर कब्जा जमा रखा है, मीडिया अपने हाथ में ले रखी, इलेक्शन की मशीनरी अपने हाथ में, एजेंसियां अपने हाथ में, और इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को हराना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसके उलट सच्चाई यह भी है कि जहां कांग्रेस के नेता मजबूत हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लोहा लेते हैं, संगठन भी ठीक ठाक है, वहां बाजी ऐसे नेताओं ने पलटी है, बीजेपी को हराया, शिकस्त दी है। तो सवाल इस बात का है कि अगर मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री डिक्टेटर हो जाए, सिस्टम अपने हाथ में ले ले, तो उसे हराना क्या नामुमकिन होगा। अभी सही है कि नरेंद्र मोदी ताकतवर हैं, डिक्टेटर हैं, पावरफुल हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं जितनी पावरफुल ताकतवर इंदिरा गांधी थी। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी ही इंडिया थी, ऐसा कहा जाता, लेकिन इसके बावजूद 1977 में इंदिरा गांधी को इसी विपक्ष ने, देश के इसी विपक्ष ने पराजित किया, और बुरी तरह पराजित किया। सच तो यह है कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को विपक्ष हराने में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि नेता सड़कों पर उतरे, और सबसे बड़ी बात, उनकी चुनावी रणनीति इंदिरा गांधी से कहीं ज्यादा बेहतर थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी की बात फिर कभी करेंगे, राहुल गांधी पर सीधे आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के पास स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, उनकी टीम नहीं है, रणनीतिकार नहीं है। अब इन्हीं साहब को देखिए, नाम है केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के महासचिव हैं, पार्टी का सारा ढांचा, टिकट से लेकर चुनावी रणनीति तक की जिम्मेदारियां यही निभा रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि केरल से आने वाले दक्षिण भारतीय केसी वेणुगोपाल उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के भूगोल और राजनीति के माहिर तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। और बार बार केसी वेणुगोपाल पर सवाल उठाए गए, खुद कांग्रेसियों ने सवाल उठाए, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर फैसला नहीं लिया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी इग्नोर करते गए, जो भी शिकायतें उनसे होती रही। Can you imagine what is the condition of a party which raises a rowdy like K.C. Venugopal to the level of the Sardar Patel? K.C. Venugopal is a buffoon. I feel sorry for him. केसी वेणुगोपाल को तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, और ये कांग्रेस से बाहर कर दिया। ये सब लायबिलिटी है पार्टी पे। अब दोस्तों, केसी वेणुगोपाल को लेकर कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के बाहर बातें होती रहती हैं, चुनाव दर चुनाव बातें होती रहती हैं। केसी वेणुगोपाल को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होती, मैंने कुछ मिसालें आपके सामने दी, और भी मैं कई बातें आपको सुना सकता था, खुलासे कर सकता था, लेकिन सवाल केसी वेणुगोपाल का यहां नहीं है। सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास वाकई अकाल है रणनीतिकारों का। अगर बात करूं तो ये साहब भी कम नहीं है, अशोक गहलोत। लोग इन्हें जादूगर कहते हैं, और इनका जादू राजस्थान पर सर चढ़ के बोला भी है। अब एक और साहब से मिलिए, डीके शिव कुमार। इनको तो कांग्रेस के भीतर ही, कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि ये दक्षिण भारत के चाणक्य। वो डीके शिव कुमार जिसने
तेलंगाना को जिता के कांग्रेस के हाथ में दे दिया, वो डीके शिव कुमार जिसने कर्नाटक अमित शाह की मुट्ठी से छीन लिया, और अभी हाल का ही चुनाव 2 दिन पहले ही, आप यकीन करिए कि पहली बार बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी। मोदी और शाह के दौर में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बीजेपी का विधायक क्रॉस वोटिंग कर देगा, बीजेपी का विधायक कांग्रेस को जिता देगा। डीके शिव कुमार ने यह भी कर दिखाया। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि डीके शिव कुमार को कोई जादू की छड़ी मिल गई 2 साल पहले, 4 साल पहले। 2017 में भी कर्नाटक से डीके शिव कुमार गुजरात पहुंचते हैं, मोदी प्रधानमंत्री होते हैं देश के, अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, और गुजरात में ही डीके शिव कुमार ने चुनाव छीन लिया एक बार फिर से अमित शाह की मुट्ठी से। अगर आपको ध्यान हो तो पहला उन्होंने चमत्कार दिखाया था 2017 में, जब मोदी और शाह की जोड़ी गुजरात के अंदर अहमद पटेल की सीट छीनना चाह रही थी। आपको याद होगा 2017 में अहमद पटेल को जिताने के लिए 40 से ज्यादा विधायकों को रिजॉर्ट में कौन लेकर के आया था? डीके शिव कुमार। और फाइनली जीते अहमद पटेल। वहां से इनकी एक्चुअल यूटिलिटी शुरू हुई। अब दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि अगर केसी वेणुगोपाल भी साउथ इंडियन है, केरल के हैं, तो शिव कुमार भी कर्नाटका के। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह से डीके शिव कुमार उत्तर भारत को जानते हैं, मैं सुनकर हैरान हो गया कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, डीके शिव कुमार के पास जो जानकारी है बिहार जैसे राज्यों की, बिहार के नेताओं से जाता है। डीके शिव कुमार को अशोक चौधरी से ज्यादा बिहार कांग्रेस की जानकारी थी। प्रदेश के प्रभारी सीपी जोशी राजस्थान वाले, उनसे ज्यादा बिहार के समीकरण। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस के जो चीफ थे उनसे ज्यादा जानकारी डीके शिव कुमार को बिहार की। ओह माय गॉड। अब सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के जिस तरह से सलाहकार अहमद पटेल साहब थे, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, पर्दे के पीछे से सारी बिसात बिछाते थे। शायद अहमद पटेल और सोनिया गांधी की जोड़ी ने और कुछ और लोगों ने जिस तरह से 2004 वाजपेयी और अडवाणी से छीन लिया, दैट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग विक्ट्री एवर, ऐसा लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं। और फिर 2009 में फिर रिपीट कर दिया। उसके पीछे अहमद पटेल का दिमाग कहीं ना कहीं था, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। और ये भी एक बदकिस्मती कहेंगे कांग्रेस की कि जिस तरह से अहमद पटेल की मौत हुई, उनका निधन हुआ, उसके बाद से कांग्रेस के पास उस स्तर का, उस लेवल का जो एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल माइंड होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजिस्ट होना चाहिए, उसकी कमी दिखती रही। एक ऐसा दिमाग जो गठबंधन को जोड़ता, एक ऐसा दिमाग जो असंतुष्टों को साधता, एक ऐसा दिमाग जो संकट में पार्टी के लिए कोई रास्ता निकालता। शायद अभी भी कांग्रेस अहमद पटेल की कमी को महसूस कर रही है। हालांकि उनके आलोचक भी कम नहीं कांग्रेस में, जो आज भी बहुत से तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि वेणुगोपाल इज बेटर देन अहमद पटेल। तो दोस्तों, क्या किसी शार्प पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की कमी, चाणक्य टाइप के किसी रणनीतिकार की कमी, ये एक सबसे कमजोर कड़ी है कांग्रेस के लिए? इसका जवाब हाँ में देना आसान है, लेकिन पूरी तस्वीर थोड़ी अधिक जटिल है। कांग्रेस की कमजोरियां एक नहीं कई, राज्यों में सुकुड़ता जनाधार, इंडिया गठबंधन के अंदर समन्वय की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, पार्टी के भीतर दूसरी पंक्ति के नेतृत्व का अभाव, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप गायब एक तरह से, और एक ऑल्टरनेट नैरेटिव सेट करने की कमी भी दिखती। लेकिन इन सबके बीच एक कुशल रणनीतिक लेफ्टिनेंट, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, इसकी कमी शायद सबसे ज्यादा निर्णायक। इसलिए नहीं कि अन्य कमजोरियां छोटी हैं, बल्कि इसलिए कि एक सक्षम रणनीतिकार बाकी कमजोरियों को कम करने का रास्ता निकाल सकता है। अब दोस्तों, मेरी कांग्रेस के कई इनसाइडर से बात हुई, कई पुराने नेताओं से भी बात हुई है। उनका लब बोल लो आप। अगर आप कहें कि जो निष्कर्ष था तमाम कांग्रेसी नेताओं से बातचीत का, वो यही था कि राहुल गांधी के आज की तारीख में जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो संगठन के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल है। यानी इलेक्शन का सारा सिस्टम जो कांग्रेस का है, जो मशीनरी है, जो संगठन की मशीनरी है, वो इन्हीं के हाथ में। और कुछ लोग तो कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ज़्यादा पावरफुल है। सवाल इस बात का है कि केसी वेणुगोपाल
मेहनती हो सकते हैं, वफादार हो सकते हैं, राहुल गांधी के भरोसेमंद हो सकते हैं, लेकिन किसी सूरत से उनको रणनीतिकार, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, चाणक्य नहीं कहा जा सकता। अमित शाह हो सकता है सबकी नज़र में बुरे हो, आपकी नज़र में बुरे हो, लेकिन अमित शाह से अगर आप तुलना करें केसी वेणुगोपाल की इलेक्शन स्ट्रैटेजी में तो बहुत फ़र्क है। और बड़ी बात यह है कि शायद इन कमज़ोरियों का एहसास राहुल गांधी को भी है, और इसीलिए राहुल गांधी अब एक नई लकीर खींच रहे हैं, या यूं कहें नई लकीर खींच चुके हैं। और इसीलिए जो इंडिया अलायंस की ताज़ा बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसका कोर यही था कि पुरानी बातें भुला दीजिए, वक्त आ गया है जब हमें प्रतिरोध करना होगा, हमको सड़कों की राजनीति करनी होगी, सड़कों पर उतरना होगा, और सड़कों पर उतरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। सुनिए राहुल गांधी के इस भाषण को, अंग्रेजी में था लेकिन हिंदी में खुद राहुल गांधी बता रहे हैं। समस्या यह है कि आपको जीतने के लिए कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही नहीं मिलेगा, इसलिए हमें प्रतिरोध के अंदाज में आना होगा। सीबीएसई प्रतिरोध है, नीट प्रतिरोध है, ग्रेट निकोबार जाना प्रतिरोध है, और भारत जोड़ो यात्रा, ये सब प्रतिरोध ही हैं। आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं मैं प्रतिरोध कैसे करूं, और फिर आप प्रतिरोध करते हैं, इससे काम बनेगा। और अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी ने एक नई लकीर तो खींच दी, आपने खुद सुना उनको, और ये लकीर वाकई मोदी के लिए महंगी भी साबित हो सकती है अगर इस पर ठीक ठाक अमल किया गया। लेकिन इस लकीर के साथ साथ क्या राहुल गांधी कांग्रेस के चुनावी ढांचे को भी बदलने जा रहे हैं, कांग्रेस के पूरे इलेक्शन मशीनरी को, सिस्टम को बदलने जा रहे हैं? और अगर बदलने जा रहे हैं इलेक्शन सिस्टम को, तो क्या यह सिस्टम भी कांग्रेस का इन्हीं के हाथ में होगा, केसी वेणुगोपाल के हाथ में होगा, या फिर राहुल गांधी को किसी नए चाणक्य की तलाश है? और यही शायद सबसे बड़ा राहुल गांधी का चैलेंज है, चुनौती है। तो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल स्टोरी, संडे स्पेशल स्टोरी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्रिटिकल कमेंट्स थे, हो सकता है बहुत लोगों को अच्छे ना लगे हों, कुछ भाषा तल्ख हो, कुछ लोगों को ऐसा लगा हो कि सिर्फ हम केसी वेणुगोपाल को ही हिट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि जो बातें कांग्रेस के भीतर हो रही हैं, बाहर नहीं आ पाती, उनको भी लाया जाए, क्योंकि जब तक कमज़ोरियों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक मजबूती आने वाली नहीं है। और इसीलिए इस वीडियो को मैंने आपके सामने रखा है, और मुझे लगता है कि सही स्पिरिट में आप भी इसको लेंगे। अगर कोई कमी रह गई हो इस वीडियो में, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में जाके अपनी बात ज़रूर लिखें। अगर गलत है तो भी लिखें, सही है तो भी लिखें, और ये भी लिखें कि अगला संडे स्पेशल का एपिसोड किस टॉपिक पे होना चाहिए, उसकी भी आप मुझे राय ज़रूर दें। कोशिश करूँगा अमल करने की, मेरी टीम अमल करेगी। और एक चीज़ और कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों से भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर लिखते रहा करिए। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ संडे स्पेशल में, तब तक के लिए नमस्कार।